हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। मुलाकात बारिश से यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। बात यदि मातृभूमि के सम्मान पर आ जाए तो मुल्क के हर व्यक्ति को शोलों और अंगारों पर भी चलना पड़ता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। आर्टिकल बहुत जबरदस्त है, आप कुछ कुछ चीजें जानते होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखेंगे। कुछ खबरें नेशनल, कुछ इंटरनेशनल, दोनों तरह की खबरें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं एक ही आर्टिकल बना पाता हूं, दूसरे के लिए वक्त नहीं है, और इसी वजह से एक आर्टिकल में कवर करूंगा कि आपको हर चीज, हर धागा खोल के रख दूं। बहुत ध्यान से देखना, विंडो में आपको दिखाने वाला हूं आज। मेरे जाबाज ध्यान रखना, भारत की सरहदों पर दुश्मन तख्तकी लगाए खड़ा हुआ है। भारत के मतवाले वीर जवान सरहदों पर खड़े हुए हैं। हमको उनके सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए सर्वस्व बलिदान करने की भावना हमारे अंदर रखनी होगी। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने एक एक चीज खोलूंगा। सबसे पहले, भारत के प्रधानमंत्री भी यूरोप में है, फ्रांस में है, और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री भी फिनलैंड में बैठे हैं, वे भी यूरोप की यात्रा पर हैं। मैं आपको बताऊंगा भारत कैसे विभिन्न आयामों पर अपने देश को लेकर चल रहा है, क्योंकि मैं देश भक्त हूं, इसलिए राष्ट्र की बात करूंगा मेरे प्यारे भाई। मैं बाइस्ड नहीं हो सकता, ना इधर ना उधर, मैं राष्ट्र हित की बात करूंगा, और आप हर आर्टिकल में मेरे में यह महसूस करेंगे। देखिए, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। भारत के विदेश मंत्री को फिनलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाया जाता है और उनको टॉन्ट किया जाता है। एक पत्रकार है, ये रहा वो पत्रकार, ये इनको टॉन्ट करता है और कहता है कि आप ये बताइए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था और आप रशिया से तेल लिए जा रहे हैं, उसको पैसा दिए जा रहे हैं, और जिससे यूक्रेन में तबाही बढ़ रही है। तो पहले तो जयशंकर साहब कहा कि आज काम नहीं चलेगा, आज तो खुराक देनी होगी, और इसके लिए ये मशहूर भी हैं। दोस्तों, अपने घर पर तो कुत्ता भी शेर बनता है। शेर वो होता है जो दूसरे के घर में बैठकर उसी की ऐसी तैसी करके आए। यही किया है भारत के विदेश मंत्री ने, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले विदेश मंत्री बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। हम किसी से आज्ञा नहीं लेंगे कि हमको कहां से क्या लेना है, यह हमारा डिसीजन है, हम जहां से चाहेंगे लेंगे। दूसरी बात, अमेरिका हमको कहता है रशिया से तेल ले लीजिए, जिससे पूरे विश्व में कीमतें बराबर रहें, क्योंकि गल्फ से तेल कम आ रहा था, यूरोप ने गल्फ का सारा तेल खरीद लिया। अब भारत में जनसंख्या ज्यादा है तो हमें तेल लेना था, तो अमेरिका हमसे कहता है रशिया से ले लीजिए। बाद में अमेरिका हम पर टैरिफ लगा देता है और कहता है कि रशिया से तेल मत खरीदिए। कौन है अमेरिका? हु द हेल यूनाइटेड स्टेट्स? हम उसके कहने से, ना कहने से तेल लेंगे क्या? हमारी जनता की जरूरत है, हम अपने हिसाब से तेल लेंगे। हम 2021 से पहले रशिया से 5% से भी कम तेल लेते थे, आज हम 40% तेल रशिया से ले रहे हैं। यह हमारा डिसीजन है। हम कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कहां से हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ रही है, वहां से तेल लिया जाएगा, और यह इन्होंने कहा। दूसरी बात, अब इस पर क्या हुआ, पूरी सभा चुप हो गई, मुंह सिल गए उनके कि ये तो भड़क गया यार, और भड़कना लाजमी था, कभी कभी भड़कना पड़ता है लाइफ में। और दोस्तों, दूसरी बात इन्होंने कही है कि अब भारत जिन जिन देशों को हथियार बेचता है, उन किसी भी देश में से यूरोप के अंदर आपके ऊपर किसी भारत के हथियार ने अटैक किया है क्या? तो वो कुछ बोल नहीं पाया, सकपका के रह गया। उसके बाद जयशंकर साहब कहते हैं लेकिन यूरोप हथियार बेचता है, और भारत के ऊपर लाखों घाव लगे हुए हैं यूरोप के हथियारों के। और एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखिए, ये देखिए, 2000 आयरी AEW एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिया गया है। किसने दिया है? इटली ने। वही मेलोनी जो यूरोप में रहती है, इटली ने पाकिस्तान को यह दिया। यह युद्ध में हमारे खिलाफ यूज होता है। ये देखिए, ये एंटी टैंक मिसाइल, ये किसने दिए हैं? टर्की ने दिए हैं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये भारत के खिलाफ युद्ध में यूज होते हैं। ये देखिए, ये किसने दिए हैं? ये अजरबैजान दे रहा है। देखिए, भारत के खिलाफ यूज होते हैं। ये देखिए यहां पर, ये भी, और टर्की से जितने भी ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन आए, वो कहां के थे? टर्की के थे। ध्यान रखना। फिर जयशंकर साहब कहते हैं चाइना पाकिस्तान को सबमरीन दे रहा है, सबमरीन पाकिस्तान को जर्मनी भी दे रहा है, सबमरीन पाकिस्तान को टर्की भी दे रहा है। वो भारत के खिलाफ युद्ध में यूज होते हैं। बताइए, भारत ने जिन जिन देशों को हथियार दिए, आपके ऊपर कभी आक्रमण हुआ? भाई साहब, सभा में ऐसी की तैसी हो गई, सन्नाटा छा गया, और ही करके चुप हो गए सब। कहते हैं कि मुंह में उंगली मत डालो, अगर छेड़ेंगे तो छोड़ूंगा नहीं, भरा बैठा हूं। ऐसा जयशंकर साहब ने वहां प्रतीत किया, और इन्हीं के घर में जाकर इनकी ऐसी तैसी करके, और तब इनको बताया तुम्हारी औकात क्या है। हमको मोरालिटी का पाठ मत पढ़ाना, हम तुमसे ज्यादा सहिष्णु हैं, तुमसे बड़ा देश हमारा है, तुमसे ज्यादा जनसंख्या, धर्म हमारे यहां पर है। हमको सिखाओगे कैसे क्या करना है, कब लेना है डिसीजन। यह बात क्लैरिफाई एकदम क्लैरिटी के साथ कर दी है। दूसरी बात, भारत एक फ्रंट पर वहां तैयार हो गया। यहां अब फ्रांस क्या हो रहा है, यूरोप से अलग हटके काम कर रहा है। पूरा यूरोप जिसमें 27-28 देश हैं, वे सारे लगभग अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं। फ्रांस की और जर्मनी की बिल्कुल बन नहीं रही है आपस में, लेकिन फ्रांस की भारत के साथ बन रही है, और यहां पर G7 समिट में बुलाया गया है भारत को।
G7 समिट में बात होगी उस राफेल की जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा था फ्रांस, टेक्नोलॉजी के साथ 90 राफेल भारत में बनेंगे HCL में। समझ गए? भारत को लोग बुलाएंगे, हम थोड़ी जाएंगे। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, इस फ्रंट पर भी हम तैयार हैं। यूरोप को उसकी औकात भी दिखाई और यह भी दिखाई कि तुमको पैसा भी हम ही देंगे। करेक्ट है, क्लैरिफाई है। यहां दूसरी विंडो में आपको दिखाता हूं, ये जयशंकर साहब हैं। उन्होंने जब अटैक किया, मतलब रशिया के, कह रहा आगे भी रशिया से तेल लेंगे, तो वो हंस के मुस्कुरा के चुप हो गए कि वही सेम बात रिपीटेडली। अरे ये मेरा डिसीजन है, मेरी सरकार का डिसीजन है, मेरे भारत की जनता का डिसीजन है कि हमें कहां से क्या लेना है। हु द हेल हैव यू गॉन नट्स? आप कौन है जो ऐसा पूछ सकते हैं या हम हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हैं? कौन हो आप? समझ गए मेरे भाई? यहां तीसरी विंडो, बांग्लादेश के साथ भारत की वार्तालाप हुई है दिल्ली में, बीजीबी और बीएसएफ के बीच, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आप देखिए ना बांग्लादेश की हिमाकत, ये वही है जो रोटी मांगता था भारत से, ये वही है जब इन पर अत्याचार कर रहा था पाकिस्तान, तो ये भारत के पास आए थे कि बचा लो हमें। जिसको आप शरण देंगे, जिस पर आप दया दिखाएंगे, वो आपको ऐसे ही नोचेगा, ध्यान रखिएगा। भारत को सख्त होने की जरूरत है। सठे साठम समाचरित, अगर कोई सठ है उसके साथ सठता का व्यवहार करना ही होगा। योगी आदित्यनाथ सब कर रहे हैं और इसीलिए वहां शांति है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, बांग्लादेश के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। जमात ने धमकी दी कि 1 लाख जमाती बांग्लादेश बॉर्डर पर आएंगे, तहस नहस करेंगे, मार्च निकालेंगे। बीएसएफ ने कहा मां का दूध पिया है तो आ जाओ। उन्होंने यह सुन के ही अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया कि अभी नहीं आ रहे, थोड़े दिन बाद आएंगे। भारत की बीएसएफ कहते हैं तुम्हारी जब हैसियत हो जाए, तुम्हें जब लगे कि मैं भारत के सामने सीना उठाकर खड़ा हो सकता हूं, तब आ जाना, छूट पट्टी है। बीएसएफ को हल्के में मत लेना मेरे प्यारे भाई। चौथी विंडो आपको दिखा देता हूं, ये भारत के एनवॉय हैं, चाइना गए थे और चाइना के बाद ये कहां गए हैं? कैलाश मानसरोवर। ध्यान रखना, हमारी जो अमरनाथ की यात्रा है उस पर आतंकवादी खतरा है। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है कि पाकिस्तान उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक पिक्चर बता देता हूं, आप देख लेना अमरनाथ यात्रा कैसी होती है और कैसे हमले होते हैं। एक पिक्चर है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ये बंदा वहां कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है और चीन के आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रधानमंत्री बनवा दिया यार तिब्बत में। चीन कह रहा था भारत, चीन और तिब्बत के मामले में ना बोले। क्यों ना बोले? तेरे से हमारी बाउंड्री नहीं लगती है भाई, तिब्बत से हमारे रिश्ते। और एक सबसे सैल्यूट टू द जेंटलमैन, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, भारत के वीर जवानों के लिए सीना हमेशा खुला रहता है। ये आप जानते होंगे इनको, राजीव घई जी हैं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का सबसे प्रमुख चेहरा। देखिए राजीव घई साहब को, इनको क्या बना दिया गया है? मिलिट्री एडवाइजर। मिलिट्री एडवाइजर बना दिया है और अब ये अजीत डोभाल के साथ डायरेक्ट काम करेंगे, उनके संरक्षण में काम करेंगे, उनको मिलिट्री एडवाइस देंगे, सारे टैक्टिकल लोकेशन बताएंगे और डोभाल साहब की रणनीति पर उनके साथ मिलकर अब ये काम करेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के प्रमुख चेहरे हैं। सैल्यूट टू द जेंटलमैन, थैंक यू राजीव घई साहब, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का मान सम्मान और जो वैलर का प्रदर्शन करवाया, हम उसके लिए आपके जीवन भर आभारी रहेंगे और पाकिस्तान जीवन भर उस दुख को भूल नहीं पाएगा। दूसरी बात, ये देखिए पीओके में वो नारे लग रहे हैं जो भारत में बैठे हुए कुछ दलालों ने पैसे देकर भारत के ही नए नए लड़कों से लगवाए थे। देख लीजिए, हमको क्या चाहिए? वही आजादी। जो अभी कल परसों कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में भी वो नारे लगे, ये घर के भीतर बैठे जो भेड़िए हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। ध्यान रखना, आदमी बाहर से सामने से लड़ लेता है, लेकिन कोई पीठ के पीछे अगर बैठा है, उससे आपका लड़ना मुश्किल हो जाएगा, वो आप पर घात कर सकता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, ये टर्की है। टर्की क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत के रिलेशन कैसे भी हो, उसको देखकर हमारे रिलेशन खराब ना करें, तेरी ऐसी की तैसी। अर्दोगन यहां देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत हमारे यहां पर प्रॉक्सी वार की तैयारी कर रहा है, आर्मेनिया को हथियार दे रहा है, ग्रीस को हथियार दे रहा है, साइप्रस को हथियार दे रहा है। ये पता है कहां? मैं आपको दिखा देता हूं, आपको देख के ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इनकी ऐसी तैसी होना थोड़ा जरूरी है, टर्की की ऐसी तैसी होना थोड़ा जरूरी है मेरे प्यारे भाई, वरना तो ये तो ना जाने। देखिए, ये टर्की है, ये आर्मेनिया है, ये साइप्रस है और ये ग्रीस है। समझ गए मेरे प्यारे भाई? यहां भारत ने हथियारों की लड़ी बिछा दी है कि बहुत ड्रोन बेच रहा है पाकिस्तान को, आजा, खुलकर खेल रहे हैं। अब चीन भी जान चुका है कि भारत जो बैक स्टेप डिप्लोमेसी करता था कि नहीं नहीं कोई नहीं, बातचीत से बात कर लेता, बातचीत की ऐसी की तैसी, अब तू आजा जैसे आना चाह रहा है। अब भारत इस मूड में है और यह मोड हमारा जरूरी है मेरे प्यारे भाई। अगर हम उसी मोड में बैठे रहे तो दिक्कत है। यहां देखिए, चाइना में टाल ठोक के टर्की को हमने बोल दिया है बाहर में जाना यहां से, और देखिए यहां तिब्बत के लिए हमने पेम्पाजी को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है। बात खत्म हो गई है, चाइना जैसे आना चाहे आ जाए। मैंने आपको क्या कहा था? देखिए, इंडिया ऑन हाई अलर्ट, भारत का बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। कौन सा? बांग्लादेश वाला, सबसे बड़ा बॉर्डर, 4096 किलोमीटर, ये हाई अलर्ट पे है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहीं से भारत में बैठे कुछ घुसपैठियों को इतना घुसा दिया कि आज भारत उनको सफा करने में दिक्कत में आ रहा है। देखिए ना, पहचानिए इन चेहरों को जो अपने देश को ही खाने के लिए हर एक मुमकिन साजिश बना बैठे थे। देखिए, आप भारत के ही लोग हैं, कैसे विश्वास करोगे आप कि कौन गद्दार निकलेगा? यहां देखिए, ये बांग्लादेश बॉर्डर पर, क्योंकि जमात ने कह दिया कि 1 लाख की संख्या में हम आ रहे हैं, 1 लाख की संख्या में,
और कोई उखाड़ सके तो उखाड़ ले। जब बीएसएफ ने हड़काया तो पोस्टपोन कर दिया मामला। लेकिन ये जमात की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? बांग्लादेश के इतने इन्फिल्ट्रेटर कैसे आ गए? आपके सामने सबूत है, इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अभी इनके बारे में एक बात बताऊंगा लास्ट में। इनको रखा है मैंने स्पेशली इसीलिए कि इनके बारे में भी आपको बता सकूं और खबर बंगाल तक भी पहुंचा देना। उनको पता चलना चाहिए कि कैसे टीएमसी का हर नेता आज पिट रहा है, और वही नेता 4 तारीख से पहले पूरे भारत को धमकी दे रहा था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, भारत की जनता हो, वहां रहने वाले हिंदू सनातनी हो, उनको तो कीड़े मकोड़े समझ रहा था। यहां देखिए, ये दोस्तों टर्की है और ये है पाकिस्तान। ये नेक्सस बन रहा है किस किस का? टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का दलाल। ये तीनों का नेक्सस बन रहा है। ये रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि भारत का जो आईमैक है, आईमैक कॉरिडोर जो हमको पूरे मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा, उसको काउंटर करने के लिए तीनों नेक्सस बना रहे हैं। और इनकी मतलब मनसा यह है कि चीन भी इसमें शामिल हो जाएगा तो हम सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। चीन को तो हम देख लेंगे कुछ दिन में गिलगित बल्तिस्तान में, तुम्हारी हैसियत भी तुम्हारे सामने लाएंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको पीओके का किस्सा, जहां पर आपको पता है कि भारत में मिलने के लिए बेकाबू हैं, आजादी के लिए बेकाबू हैं वो लोग। अब देखिए यहां पर पाकिस्तान के ये जो आसिम मुनीर है दोस्तों, इसने उनको 2 ऑप्शन दे दिए, 2 ऑप्शंस ओनली। एक तो आप दंगा बंद कर दो, आंदोलन बंद कर दो। दूसरा, या तो आप बैठकर 12 सीट की जगह 6 सीट पर मान जाओ। चलो 12 सीट रिजर्व थी ना, हम 6 कर देते हैं। लेकिन उनके इतने लोग मर चुके हैं कि वे किसी भी कीमत पर मानने के लिए रेडी नहीं है। वे कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए। अब मुनीर ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे रखा है कि या तो आप इन 2 ऑप्शंस में मान जाओ, वरना अब वहां ना चुनाव होंगे, ना वहां कोई राजनीतिक पार्टी रहेगी, ना असेंबली रहेगी, वहां रहूंगा मैं। ये उसके भाषण है, वहां रहूंगा मैं और वो आ जाएगा आर्मी के अंडर और वहां बनेंगे आतंकवादी ठिकाने। ये दुनिया जानती है, इसीलिए तो वो उस इलाके पर कब्जा करना चाह रहा है। तो इनको उसने अल्टीमेटम दे दिया कि या तो मरोगे या फिर इन 2 शर्तों पे मान लो। अब आप एक बात समझिए, वे भी जाबाज हैं जो पीओके में रह रहे हैं या गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी बंदूकों में जितनी ताकत हो आ जाइए। समझ गए? क्योंकि अब वो भी इसी चीज पे हैं, पीछे नहीं हटेंगे वो लोग। बहुत लोग खो गए उनके। दोस्तों आपको एक खबर बता देता हूं, भारत पर कई आक्रमण कर दिए। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पागल ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या कह रहा है कि यह आक्रमण ईरान करवा रहा है भारत के जहाजों पर। यह बहुत ही दुखद है। और ईरान का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है वो ट्वीट करके लिख रहा है कि भारत के जहाजों पर यह जो आक्रमण करा रहा है अमेरिका, यह बहुत दुखद है। देखिए ना, दोनों एक दूसरे का कैसे बचाव कर रहे हैं। और भारत के जहाजों पर भारत के 3 लोग मारे गए। एक बच्चे का पिता लिखता है मेरा बच्चा गायब है सर, उसको ढूंढ दीजिए, और पता चलती है कि वो बच्चा मारा गया। भारत को एक्शन लेना होगा। कब तक सहेंगे ये सब हम? लेकिन पता है भारत क्यों रुका हुआ है? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां अब लग गई हैं कि ना तो ईरान कबूल कर रहा है कि उसने अटैक किया है, ना कबूल कर रहा है अमेरिका। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों के ट्वीट है। अब प्रॉब्लम है, अब हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन कर रहा है। समझ गए मेरे प्यारे भाई? ये देखिए, ये भारत, ये जहाज है पानी का, इस पर अटैक हुआ है भारत के जहाज पर। अब ये कहां पर? कोच्चि, कोच्चि में। ये खजुराहो जो पोर्ट है दोस्तों, कहां पर? गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में। वहां से कोच्चि तक ये जहाज चल के आता है और इस पर जो हमला हुआ था वहां एक मिसाइल से अटैक किया जाता है और उस मिसाइल में जो एक्सप्लोसिव था वो फटा नहीं था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो भारत का वीर जवान ये इसको दोस्तों डिफ्यूज करने के लिए आता है अपनी जान पर खेलकर। ये किसी भी टाइम फट सकता था, लेकिन बड़े घंटों के ऑपरेशन के बाद इसने उसको डिफ्यूज किया। ऐसी शेरदिली भारत के लोग करते हैं। अब ये हमारे सैनिकों ने करा, लेकिन ये हमला किया किसने? इसकी जांच में भारत की एजेंसियां लगी हैं, ये आप ध्यान रखना। भारत के बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, ये कंफर्म है। नाथुला पर मैंने आपको कल बताया था, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कल का जो वीडियो है वो हर भारतवासी को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि केवल हम चीन से हारे नहीं थे, हम चीन से जीते भी हैं। उस जीत की स्टोरी मैंने कल के आर्टिकल में बताई है। अगर आपने नहीं देखा है, बहुत ध्यान से देखना उसको, आपको सम्मान की फीलिंग आएगी मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, ये बंदा पागल हो चुका है, इसका दिमाग स्तर नहीं है, 80 साल का हो चुका है, जाहिर सी बात है इस समय पर दिमाग काम नहीं करता। और यहां पर ये क्लेम कर रहा है कि हमारी डील क्लोज हो गई है, अब हम कोई आक्रमण नहीं करेंगे। किस पर? ईरान पर। ईरान का स्टेटमेंट देख लीजिए नीचे, हमारी कोई डील क्लियर नहीं हुई है, कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुई है। वो झूठ बोल रहा है जैसे पहले बोल रहा था। आपको पता है पिछले 4 महीने में यह आदमी 39 बार बोल चुका है कि हमारी डील हो रही है। सारे वीडियो पड़े हुए हैं, 39 बार। 39 बार कोई आदमी बोल चुका है हाँ डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। अगले दिन फिर युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब कोई आदमी ये कहे कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर चल रहा है, तो फिर वो आदमी मूर्ख होगा। जिस आदमी की बात की कोई वैल्यू नहीं, जिसकी अपनी सरकार उसके पीछे नहीं चल रही है, भारत उसके कहने से चलेगा क्या? यही आपको समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाई। देखिए, एक चीज और बता देता हूं आपको, ये युद्ध कैसे बंद नहीं हो रहा है। एक चीज बता देता हूं आपको, सबसे खतरनाक आदमी का यहां ट्वीट आया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। यह है बेंजामिन नेतन्याहू, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। क्या कह रहा है? ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स एज लॉन्ग एज आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजराइल। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं
तब तक कभी भी उसको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दूंगा, ये मेरा वादा है। वो पिछले 30 साल से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ट्राई कर रहा है, उसके पास 95% एनरिच यूरेनियम है, वो कुछ हफ्तों में, महीनों में, दिनों में भी न्यूक्लियर बम बना सकता है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है कि मुझे ज्यूस को खत्म करना है, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो ज्यूस को खत्म नहीं कर पाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है, इसलिए ये युद्ध नहीं रुकेगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई? ये पूरी ताकत से समझाने में लगा है, लेकिन ये अभी भी अड़ा हुआ है कि ये हमको मारेगा। अब हमको कोई मारे उससे पहले आप उसको मार दीजिए, ये चाणक्य का स्टेटमेंट है मेरे प्यारे भाई। अब आपको भारत के लिए एक चीज और बता दूं, देखिए रिलायंस, वेदांता और अडानी, लोग गाली देते ना इन बिजनेसमैनों को, सरकार ने इनको कहा है कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है क्रिटिकल मिनरल्स की। क्रिटिकल मिनरल्स चाइना का होल्ड है 80% क्रिटिकल मिनरल पर। इसीलिए तो देखा ना नीचे कमेंट सेक्शन में एक आधो बच्चा भी लिखता है, सर जो फोन चल रहा है ना वो फोन नहीं चला पाओगे, चाइना फोन बंद कर दे। अबे सब लोग थोड़ी चाइनीज फोन यूज करते हैं मेरे भाई, फोन कई देशों में बनते हैं, सबसे ज्यादा साउथ कोरिया। समझ गए? अब ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई कि ये लोग किसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां कोई छोटा मोटा आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, देश में बड़ा पैसा चाहिए इसके लिए। यानी अब ये $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक आदमी के बस की नहीं है, 3 लोग मिलकर। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में हमारे यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो सब चीज में काम आएंगे। जितने भी हथियार बन रहे हैं आर्मी के, हर हथियार में वे क्रिटिकल मिनरल्स काम आएंगे। और ये एक्सप्लोरेशन भारत अपने यहां करना चाहता है, डिपेंड नहीं रहना चाहता आप किसी के ऊपर। पता चली कि हम 10 साल और कुछ ना खोजें और फिर चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करे और क्रिटिकल मिनरल बंद कर दे, हमारे हथियार ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाइना ने अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल देना बंद कर दिया, इसीलिए चाय 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 चल रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसकी सारी इकोनॉमी डिफेंस पर ही डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार अमेरिका बेचता है मेरे प्यारे भाई। वो बनेंगे कैसे? जब क्रिटिकल मिनरल्स होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? ये देखिए एक और भारत का एक्शन दिखाता हूं आपको। स्टारलिंक स्पेस एक्स जो कंपनी है ना, एलोन मस्क की, जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी है, उसने स्टारलिंक को भारत में प्रोजेक्ट करने की बात की है। आप जानते हैं भारत में 150 करोड़ लोग हैं। अब 1.5 बिलियन लोगों पर अगर भारत में मान लो ये आईपीओ खुला है इसका आज ही, अब आईपीओ आता है, 3 से 3.5 हजार इसके इंटरनेट की फीस है महीने की। अगर यहां पर ये आईपीओ हो जाता है तो कितना बड़ा बेनिफिट है अमेरिका के लिए। इसीलिए इसकी डील को अभी रोक दिया है। पता है क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां रॉ, सीआईडी, सीबीआई, आईबी क्या कह रही हैं? एनआईए वो कह रही हैं कि ये आदमी जासूसी करेगा, ये आदमी यहां पर अपना इंटरनेट एक्सेस लगाकर जासूसी करेगा। भारत के हर ठिकाने की, हर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अगर जानकारी अमेरिका को होगी, सीआईए को होगी या चाइना को अगर बेच दी जाएगी तो भारत बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए इसका प्रोजेक्ट अभी रोक दिया है कि भाई अभी आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई? आप देखते जाना, आपको असली खबरें दिखा रहा हूं जो खबरें चल रही हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आदमी है, इसका नाम है जहांगीर खान। ये पता है क्या कहता था चुनावों में? पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। अबे पुष्पा की फटी पड़ी है, पुष्पा ये पिक्चर थोड़ी है, पुष्पा की फटी पड़ी है। पता है क्यों? निक्कर में, हाफ पैंट में और टी शर्ट में ले जाकर इसको बंगाल की पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके में घुमाया है। और कैसे घुमाए पता है? ऐसे घुमाए हाथ जोड़ के कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलतियां हो गई गलतियां, ये गलतियां हैं। तू धमकी देता है, इलाके में लोग बोल रहे हैं कि अगर ये जीत जाता तो हमको या तो बंगाल छोड़ना पड़ता या हम मारे जाते। ये लोगों का कहना है जो स्थानीय निवासी हैं। ये टेरर था इसका वहां। अब ये हाथ जोड़कर परेड कर रहा है, ये समय की पावर है, ध्यान रखना मेरे भाई। ये जहांगीर खान, इसको पुलिस लेके परेड करवा रही है। ये तो गया। आपको पता है इसने क्या किया था? इसने 650 करोड़ की डील पर इसको साइन चाहिए थे अपने सारे विधायकों के, एमपी के। इसने पता है क्या किया? इसने, उन लोगों ने मना किया या वे लोग आए नहीं, इसने अपने फर्जी साइन करवा दिया उन लोगों के नाम से। इस फर्जी साइन में 5.5 घंटे रिमांड पर रहा है ये कल सीआईडी के पास। खूब इसने तिगड़मबाजी करी है, लेकिन ये फंस गया पूरी तरीके से। सारा काला चिट्ठा तैयार कर लिया है, ये जाएगा लंबा 10-20 साल के लिए। ये भुआ भतीजे अब नहीं बचते, खत्म हो गई है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। और कांग्रेचुलेशंस टू बंगाल पीपल, बंगाल के लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वे ऐसे दलदल से बाहर निकल गए। ऑपरेशन शेरोवाली का 21वां दिन अभी भी जारी है, सुअरों की खोज जारी है और उनको ढूंढ के मारा जाएगा, ये आर्मी का कमिटमेंट है। जुड़े रहिए दोस्तों, अब जीतेंगे के साथ फिर मिलता हूं एक और ऐसी धमाकेदार एनालिसिस के साथ। एक एक धागा खोलेंगे, चीजों को समझेंगे, चाहे मैप हो चाहे जो भी हो, हर चीज को समझकर आपको रखना है, सिर्फ खबर सुननी नहीं है। भारत को सशक्त बनाना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना है। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे डायरेक्ट लिंक भी आपके पास आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।